हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। दोस्तों, इस चैनल का मकसद आप लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना है, इसीलिए इस चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लाते रहे। आज की वीडियो में हम मुस्लिम पर्सनल लॉ इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। भारत में रहने वाले मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल है। आज के वीडियो में हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम इन्हेरिटेंस इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मुस्लिम व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और कौन से हेयर्स को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, इस टॉपिक पर डिटेल में जानेंगे। उसी तरह से कब मुस्लिम व्यक्ति अपने पिता के प्रॉपर्टी में से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम इन्हेरिटेंस इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना ज़रूरी है ताकि हम मुस्लिम इन्हेरिटेंस इस टॉपिक अच्छे से समझ सकें। मुस्लिम व्यक्ति के मरने के बाद ही उसके प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस ओपन होता है, यानी वो जब तक जीवित है जब तक उसके प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस ओपन नहीं होता, चाहे वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल हो या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म के साथ संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता। जिस तरह से हिंदू लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बच्चे को संपत्ति में अधिकार मिलता है, उसी तरह से मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म के साथ संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता। जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति मर जाता है तभी उसकी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस ओपन होता है। उसी तरह से मुस्लिम लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंट नहीं होता। जिस तरह से हिंदू लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है, उसी तरह से मुस्लिम लॉ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंट नहीं होता। इसीलिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने पिता के जीवित रहते हुए उसके प्रॉपर्टी में पार्टीशन सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर होता है। वो अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकता है। मुस्लिम लॉ में जॉइंट फैमिली कंसेप्ट नहीं दिया गया। जब भी कोई मुसलमान व्यक्ति मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुस्लिम पर्सन हिज प्रॉपर्टी आर यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एंड ब्यूरियल एक्सपेंसेस। यानी जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले उसके कफन दफन के खर्चे के लिए, यानी उसके अंतिम संस्कार के लिए यूज़ की जाती है, यानी खर्च की जाती है। उसके बाद पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द डिकीज्ड। अगर मरने वाले व्यक्ति ने कोई कर्जा लिया है तो उसका कर्जा चुकाया जाता है, अगर कर्जा नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसी तरह से थर्ड ड्यूटीज़ है एग्जीक्यूशन ऑफ विल इफ़ एनी। अगर मरने वाले व्यक्ति ने कोई विल यानी वसीयत की है तो उसकी वसीयत उसके उस प्रॉपर्टी में से पूरी की जाएगी। आप सब जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी वसीयत नहीं कर सकता, यानी वो अपनी होल प्रॉपर्टी की विल नहीं कर सकता। मुस्लिम व्यक्ति अपनी 1/3 प्रॉपर्टी ही विल या वसीयत कर सकता है। जो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास है तो उसमें से 1/3 प्रॉपर्टी ही वो विल या वसीयत कर सकता है। तीनों ड्यूटीज़ फुलफिल करने के बाद, यानी उसका कफन दफन का खर्चा, अगर कोई कर्ज है तो कर्ज चुकाने के बाद, उसी तरह से मरने वाले व्यक्ति ने कोई विल या वसीयत की है तो उसको पूरा करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे हेरिटेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। आफ्टर दिस पेमेंट द रिमेनिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड हेरिटेबल प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे उसके लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मुस्लिम लॉ में लीगल हेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Classes of heirs in Muslim law, 3 classes of heirs are recognized. They are Quranic heirs or sharer, second है residuaries और third है distant kindreds. Quranic heirs who are entitled to a prescribed shares of the inheritance. Quranic heir उन्हें कहेंगे जिन्हें विरासत में एक निर्धारित हिस्से के हकदार हैं, उन्हें Quranic heirs यानी शेयर कहा जाता है। Residuaries उन्हें कहेंगे who take no prescribed shares but succeed to the residue after the claims. कुरानिक हेयर्स को हिस्सा देने के बाद जो शेयर्स बच जाता है उन्हें रेसिड्यूज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्टेंट किंड्रेड्स दोज रिलेशंस बाय ब्लड हु आर नाइदर शेयर नॉर रेसिड्यूज, यानी उनके वरिष्ठ जो न तो शेयर होते हैं यानी कुरानिक हेयर्स में होते हैं और ना ही रेसिड्यूज में होते हैं, उन्हें डिस्टेंट किंड्रेड्स में रखा गया है। अब हम देखेंगे कुरानिक हेयर्स में कौन से हेयर्स आते हैं। अगर मरने वाले व्यक्ति कोई महिला है यानी कोई फीमेल है तो ऐसे वक्त में हस्बैंड को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद है यानी चाइल्ड है, चाइल्ड सन्स है, तो ऐसे वक्त में हस्बैंड को 1/4 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो ऐसे वक्त में हस्बैंड को 1/4 यानी 25,000 रुपये की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी।
अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है यानी चाइल्ड नहीं है, वो इशूलेस है, तो ऐसे वक्त में हस्बैंड को 1/2 शेयर्स आउट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड को 1/2 यानी 50,000 रुपए की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। सेकंड है वाइफ। अगर मरने वाले व्यक्ति कोई मेल यानी पुरुष है तो ऐसे वक्त में वाइफ को उसके पति के प्रॉपर्टी में क्या शेयर्स मिलेगा। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद यानी चाइल्ड है तो ऐसे वक्त में वाइफ को 1/8 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी है तो वाइफ को 1/8 यानी 12,500 रुपये की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है यानी वो इशूलेस है तो ऐसे वक्त में वाइफ को 1/4 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी है तो वाइफ को 1/4 यानी 25,000 रुपये की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट है फादर। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई बेटा है या बेटे का बेटा है तो ऐसे वक्त में पिता को यानी फादर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। फादर को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी है तो 1/6 यानी 16,666 रुपये की प्रॉपर्टी फादर को अलॉट की जाएगी। अगर मरने वाले व्यक्ति को बेटा नहीं है तो फादर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा, यानी बेटा है तो फादर कुरानिक हेयर्स में रहेंगे, अगर बेटा नहीं है तो फादर रेसिड्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मदर। अगर मरने वाले व्यक्ति की माँ जीवित है तो माँ को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद है तो ऐसे वक्त में माँ को यानी मदर को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो मदर को यानी माँ को 1/6 शेयर्स यानी 16,666 रुपये अलॉट किए जाएंगे। इस तरह से अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई भाई बहन है तो ऐसे वक्त में मदर को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। उसी तरह से अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है, वो इशूलेस है तो या उसे कोई भाई बहन नहीं है तो ऐसे वक्त में मदर को 1/3 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो मदर को 1/3 यानी 33,333 रुपये की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। नेक्स्ट है डॉटर। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है यानी बेटे के एब्सेंस में डॉटर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है। अगर मरने वाले व्यक्ति को एक ही डॉटर है तो ऐसे वक्त में डॉटर को 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो डॉटर को 1/2 यानी 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। उसी समय अगर मरने वाले व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो ऐसे वक्त में उन्हें 2/3 शेयर्स अलॉट किया जाएगा और वो आपस में इक्वली बांट लेंगी। लेकिन मरने वाले व्यक्ति को अगर बेटा है तो डॉटर ऑटोमेटिकली रेसिड्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है सन्स डॉटर। अगर मरने वाले व्यक्ति का बेटा मर चुका है और उसे कोई बेटा नहीं है, सिर्फ डॉटर है, तो ऐसे वक्त में सन्स डॉटर कुरानिक हेयर्स में आएंगे और कुरानिक हेयर्स में आने के बाद सन्स डॉटर को 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। अगर मरने वाले व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा सन्स डॉटर हैं तो ऐसे वक्त में उन्हें 2/3 शेयर्स अलॉट किया जाएगा और वो आपस में इक्वली बांट लेंगी। नेक्स्ट है पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर मरने वाले के फादर जीवित नहीं है यानी वो एब्सेंस हैं तो ऐसे वक्त में पैटर्नल ग्रैंडफादर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है और उन्हें 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। लेकिन उसी समय अगर मैटरनल ग्रैंडफादर जीवित हैं तो उन्हें कुरानिक हेयर्स में नहीं रखा जाएगा, यानी सिर्फ पैटर्नल ग्रैंडफादर को कुरानिक हेयर्स में रखा गया है इन एब्सेंस ऑफ फादर, यानी पिता जीवित नहीं है तो ऐसे वक्त में दादा को कुरानिक हेयर्स में रखा जाएगा। अगर पिता जीवित हैं तो पैटर्नल ग्रैंडफादर को कोई शेयर्स अलॉट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है मैटरनल ग्रैंडमदर। अगर मरने वाले व्यक्ति की मदर जीवित नहीं है यानी उसकी माँ जीवित नहीं है तो ऐसे वक्त में मैटरनल ग्रैंडमदर को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा और उन्हें कुरानिक हेयर्स में रखा जाएगा। अगर मरने वाले व्यक्ति की माँ यानी मदर जीवित है तो ऐसे वक्त में मैटरनल ग्रैंडमदर को कोई शेयर्स अलॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है यानी वो जीवित नहीं है तो ऐसे वक्त में मैटरनल ग्रैंडमदर को कुरानिक हेयर्स में रखा जाएगा और उन्हें 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट है पैटर्नल ग्रैंडमदर। अगर मरने वाले व्यक्ति के माता पिता दोनों जीवित नहीं है यानी वो मर चुके हैं तो ऐसे वक्त में पैटर्नल ग्रैंडमदर को कुरानिक हेयर्स में रखा जाएगा और उसे 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपये प्रॉपर्टी है तो ग्रैंडमदर को 1/6 यानी 16,666 रुपये की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। अगर मरने वाले व्यक्ति की मैटरनल ग्रैंडमदर जीवित है तो ऐसे वक्त नानी और दादी जीवित हैं तो दोनों को 1/6 शेयर्स अलॉट किया जाएगा और आपस में इक्वली बांट लेंगे। फुल सिस्टर।
अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है यानी वो इशूलेस है, या उसी तरह से फादर, ग्रैंडफादर, डॉटर, सन्स डॉटर या कोई भाई बहन नहीं है, तो ऐसे वक्त में फुल सिस्टर को क्रॉनिक हेयर्स में रखा जाएगा, उसे 1/2 शेयर्स आउट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो फुल सिस्टर को 1/2 यानी 50,000 रुपये की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। उसी तरह से अगर मरने वाले व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा फुल सिस्टर हैं तो ऐसे वक्त में उन्हें 2/3 शेयर्स आउट किया जाएगा और वो आपस में इक्वली बांट लेंगी। नेक्स्ट है कंसाइंग सिस्टर। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है, उसी तरह से फादर, मदर, ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, डॉटर नहीं है, तो ऐसे वक्त सन्स डॉटर नहीं है या भाई बहन नहीं है, उसी तरह से फुल सिस्टर नहीं है, तो इनके एब्सेंस में कंसाइंग सिस्टर को क्रॉनिक हेयर्स में रखा गया है और उन्हें 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंसाइंग सिस्टर हैं तो उन्हें 2/3 शेयर्स अलॉट किया जाएगा और आपस में इक्वली बांट लेंगे। यूट्रिन सिस्टर एंड ब्रदर्स। अगर मरने व्यक्ति को कोई औलाद नहीं है, वो इशूलेस है, उसी तरह से मरने व्यक्ति के फादर, ग्रैंडफादर, डॉटर, सन्स डॉटर, फुल सिस्टर, कंसाइंग सिस्टर नहीं है, तो ऐसे वक्त में यूट्रिन सिस्टर ब्रदर को क्रॉनिक हेयर्स में रखा जाएगा और उन्हें 1/2 शेयर्स अलॉट किया जाएगा। अगर मरने व्यक्ति को 2 से ज़्यादा यूट्रिन सिस्टर और ब्रदर हैं तो ऐसे वक्त में उन्हें 2/3 शेयर्स अलॉट किया जाएगा और आपस में इक्वली बांट लेंगे। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि मुस्लिम लॉ में जो नियरेस्ट रिलेटिव रहेंगे सबसे पहले उन्हें शेयर्स अलॉट किया जाएगा। अगर वो प्रेजेंस हैं तो दूसरे क्रॉनिक हेयर्स को शेयर्स अलॉट नहीं किया जाएगा, जो नियरेस्ट रहेंगे उन्हें ही शेयर्स अलॉट किया जाएगा। उसके बाद उनके एब्सेंस में जो नियरेस्ट रहेंगे उनको शेयर्स अलॉट किया जाएगा। अब हम जानते हैं रेसिड्यूज में कौन कौन से लीगल हेयर्स आते हैं। सबसे पहले सन्स यानी बेटा। अगर मरने वाले व्यक्ति को कोई बेटा है तो उसे रेसिड्यूज में रखा जाएगा। क्रॉनिक हेयर्स को शेयर्स आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे पूरी प्रॉपर्टी बेटे को रेसिड्यूज में आउट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, मरने वाले व्यक्ति को क्रॉनिक हेयर्स में वाइफ है और रेसिड्यूज में बेटा है, तो ऐसे वक्त में मान लीजिए मरने वाले व्यक्ति के पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो वाइफ को 18 यानी 12,500 की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी और उसको प्रॉपर्टी आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है यानी 27,500 जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसे रेसिड्यूज में एंटायर प्रॉपर्टी बेटे को आउट की जाएगी। उसी तरह से अगर मरने व्यक्ति को 2 बेटे हैं तो ऐसे वक्त में क्रॉनिक हेयर्स को शेयर्स आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें बेटों को पूरी प्रॉपर्टी आउट की जाएगी, वो आपस में इक्वली बांट लेंगे। यानी क्रॉनिक हेयर्स को प्रॉपर्टी अलॉट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो पूरी प्रॉपर्टी बेटों में बांट दी जाएगी यानी अलॉट की जाएगी और वो आपस में इक्वली शेयर्स बांट लेंगे। सेकंड है डॉटर। अगर मरने व्यक्ति को सन यानी बेटा है और डॉटर है तो ऐसे वक्त में डॉटर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा और क्रॉनिक हेयर्स को शेयर्स आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उस प्रॉपर्टी में से डॉटर को सिंगल शेयर्स आउट किया जाएगा और बेटे को डबल शेयर्स आउट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मरने व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और क्रॉनिक हेयर्स में वाइफ है और एक बेटा और एक बेटी है, तो ऐसे वक्त में वाइफ को 180 यानी 12,500 की प्रॉपर्टी आउट की जाएगी और 27,500 की जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें डॉटर को सिंगल शेयर्स यानी 29,166 रुपये अलॉट किए जाएंगे और सन को डबल शेयर यानी 58,333 रुपये अलॉट किए जाएंगे। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए मरने व्यक्ति को वाइफ है क्रॉनिक हेयर्स में और 2 बेटे और एक बेटी है, तो ऐसे वक्त में वाइफ को 180 यानी 12,500 की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी और जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें 5 शेयर किए जाएंगे। उसमें से सिंगल शेयर्स बेटी को डॉटर को आउट किया जाएगा यानी 17,500 की प्रॉपर्टी बेटी को दी जाएगी और हर एक बेटे को 25,000 की प्रॉपर्टी आउट की जाएगी। आइए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। मान लीजिए मरने व्यक्ति को वाइफ है और एक बेटा और 2 बेटियां हैं, तो ऐसे वक्त में वाइफ को 180 यानी 12,500 की प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी और जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें 4 शेयर्स किए जाएंगे। उसमें से सिंगल शेयर्स बेटी को यानी 21,875 रुपये डॉटर को अलॉट किए जाएंगे। हर एक डॉटर को 21,875 रुपये अलॉट किए जाएंगे और बेटे को 43,750 रुपये यानी डबल शेयर्स बेटों को यानी सन को अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट हेयर्स सन्स। अगर मरने व्यक्ति को बेटा नहीं है और बेटे का बेटा है तो ऐसे वक्त में बेटे के बेटे को यानी सन्स को रेसिड्यूज में रखा जाएगा। अगर सन्स है तो सन्स को कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किया जाएगा। अगर सन नहीं है यानी बेटा नहीं है, वो मर चुका है, तो ऐसे वक्त में उसके एब्सेंस में बेटे के बेटे को रेसिड्यूज में रखा जाएगा और क्रॉनिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसी पूरी प्रॉपर्टी सन्स को आउट की जाएगी। और मरने व्यक्ति को सन्स डॉटर है तो ऐसे वक्त में सन्स डॉटर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा और इस तरह से
डॉटर को सिंगल शेयर आउट किया जाता है और सन को डबल शेयर। उसी तरह से कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है उसमें से सिंगल शेयर सन्स डॉटर को आउट किया जाएगा और डबल शेयर्स सन्स को आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है फादर। अगर मरण व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है, बेटे का बेटा नहीं है, यानी सन नहीं है, सन्स नहीं है, तो उसके बाद फादर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा। अगर मरण व्यक्ति को बेटा है तो फादर कुरानिक हेयर्स में रहेंगे, अगर बेटा नहीं है तो फादर रेसिड्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है, इंटायर प्रॉपर्टी फादर को रेसिड्यूज में मिल जाएगी। ट्रू ग्रैंडफादर। अगर मरण व्यक्ति को कोई सन नहीं है, सन्स नहीं है, उसी तरह से फादर नहीं है, तो ट्रू ग्रैंडफादर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा। कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है, ऊपरी प्रॉपर्टी ट्रू ग्रैंडफादर को रेसिड्यूज में मिल जाएगी। नेक्स्ट है फुल ब्रदर्स। अगर मरने व्यक्ति को बेटा नहीं है, बेटे का बेटा नहीं है और उसे फादर भी जीवित नहीं है, ट्रू ग्रैंडफादर भी जीवित नहीं है, तो ऐसे वक्त में फुल ब्रदर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा। कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो फुल ब्रदर्स को आउट की जाएगी। अगर फुल सिस्टर है तो ऐसे वक्त में कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद फुल ब्रदर को 2 शेयर्स आउट किए जाएंगे और फुल सिस्टर को सिंगल शेयर्स आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है कंसाइंग ब्रदर्स। अगर मरण व्यक्ति को कोई बेटा नहीं है, बेटे का बेटा नहीं है, फादर नहीं है, फुल ब्रदर नहीं है, तो ऐसे वक्त में कंसाइंग ब्रदर को रेसिड्यूज में रखा जाएगा और कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो रेसिड्यूज में कंसाइंग ब्रदर को आउट की जाएगी। अगर कंसाइंग सिस्टर है तो ऐसे वक्त में कंसाइंग ब्रदर को डबल शेयर आउट किया जाएगा और कंसाइंग सिस्टर को सिंगल शेयर आउट किया जाएगा। फुल ब्रदर सन्स। इन एब्सेंस ऑफ सन्स फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, ब्रदर्स, फुल सिस्टर्स, कंसाइंग सिस्टर्स, ब्रदर सन्स। अगर मरण व्यक्ति को बेटा नहीं है, बेटे का बेटा नहीं है, फादर नहीं है, फुल सिस्टर नहीं है, कंसाइंग ब्रदर नहीं है, तो ऐसे वक्त में फुल ब्रदर सन्स को रेसिड्यूज में रखा जाएगा और कुरानिक हेयर्स को शेयर आउट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो पूरी प्रॉपर्टी रेसिड्यूज में फुल ब्रदर सन्स को आउट की जाएगी। कंसाइंग ब्रदर सन्स, फुल ब्रदर सन्स, कंसाइंग ब्रदर सन्स, फुल पैटर्नल अंकल, कंसाइंग पैटर्नल अंकल, फुल पैटर्नल अंकल सन्स, कंसाइंग पैटर्नल अंकल सन्स, फुल पैटर्नल अंकल सन, कंसाइंग पैटर्नल अंकल सन, full paternal uncle sons, consanguine paternal uncle sons, consanguine paternal uncle son, male descendants और more remote true grandfathers। यानी नियरेस्ट रिलेटिव अगर नहीं रहेंगे तो जो लिस्ट में बताए गए हेयर्स हैं उन्हें शेयर आउट किया जाएगा। इनके यानी नियरेस्ट रिलेटिव के एब्सेंस में अगर वो जीवित नहीं है, नियरेस्ट रिलेटिव जीवित नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर बेटा जीवित नहीं है तो बेटे को, अगर बेटे का बेटा जीवित नहीं है और सन्स यानी बेटा भी जीवित नहीं है तो ऐसे वक्त में उसके फादर को शेयर आउट किया जाएगा। फादर नहीं है, बेटे का बेटा नहीं है तो ग्रैंडफादर को। इसी तरह से जो लिस्ट में लीगल हेयर्स बताए गए हैं उनके एब्सेंस में नेक्स्ट नियरेस्ट रिलेटिव को शेयर आउट किया जाएगा। अब हम देखते हैं डिस्टेंट किंडर्स में कौन से लीगल हेयर्स आते हैं। Distant kindreds can be divided into 4 classes. These are distant kindreds of deceased other than sharer and residue. In this class, following relations are included: daughter, children, and their descendants. Children of sons, daughter, and their descendants. Class 2 में ascendants of the deceased other than sharer and residues. This class comprised of false grandfathers and false grandmothers. Class 3 में descendants of parents other than residuaries, and the classes of distant kindred consist of full brothers, daughters, and her descendants, consanguine brothers, daughters, and her descendants, uterine brothers, children, and their descendants, daughters of full brothers, sons, and their descendants, daughter of consanguine brothers and their descendants, sisters, children, and their descendants. Class 4 में descendants of grandparents. This class includes full paternal uncles, daughters, and their descendants, consanguine paternal uncles, daughters, and their children, uterine paternal uncles and their children and their descendants, daughter of full paternal uncles and sons and their descendants, daughter of consanguine paternal uncles and sons and their descendants, maternal uncles and aunts and their children and their descendants. इस तरह से अगर हमारे व्यक्ति को क्रॉनिक हेयर्स में कोई हेयर्स नहीं है, रेसिड्यूज में कोई हेयर्स नहीं है, तो डिस्टेंट किंडर्स में जो लिस्ट बताई गई है उसमें जो नियरेस्ट रिलेटिव रहेंगे उन्हें शेयर्स आउट किया जाएगा, उन्हें पूरी प्रॉपर्टी अलॉट की जाएगी। अगर मान व्यक्ति को क्रॉनिक हेयर्स में कोई हेयर्स नहीं है, उसी तरह से रेसिड्यूज में कोई हेयर्स नहीं है और डिस्टेंट किंडर्स में भी कोई
लीगल हेयर्स नहीं है तो ऐसे वक्त में उसकी जो प्रॉपर्टी है बाय स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेस से बाय स्टेट जमा हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट को जमा हो जाएगी। मुस्लिम लॉ के तहत जो नियरेस्ट रिलेटिव रहेंगे सबसे पहले उन्हें शेयर सॉर्ट किया जाएगा, उनके ऑप्शंस में नेक्स्ट रिलेटिव नियरेस्ट रिलेटिव को शेयर सॉर्ट किया जाएगा। अगर फर्स्ट रिलेटिव है यानी नियरेस्ट रिलेटिव है जिसे शेयर आउट करने के बाद सेकंड नियरेस्ट रिलेटिव को शेयर आउट नहीं किया था, यानी सन है तो सन्स को आउट नहीं किया था, अगर फादर है तो ग्रैंडफादर को शेयर्स आउट नहीं किया था, यानी जो नियरेस्ट रहेंगे सबसे पहले उन्हें शेयर आउट किया है। अगर वो नहीं है उनके ऑप्शंस में सेकंड नियरेस्ट जो रहेंगे उन्हें शेयर्स आउट किया है। अब हम जानेंगे कब मुस्लिम व्यक्ति को मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, या उसी तरह से मुस्लिम व्यक्ति को उसके पिता की प्रॉपर्टी में कब राइट यानी शेयर नहीं मिल सकता। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है यानी मुस्लिम धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसे उसके पिता के प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलता, यानी उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। उसी तरह से किसी मुस्लिम व्यक्ति ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी की है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता।